नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। भारतीय सेना ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर में उरी में आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सीमा रेखा के पास 9 दिन से अभियान चल रहा था। इस दौरान कुल 7 आतंकी सेना के हाथों मारे गए हैं। जनरल वीरेंद्र ने आगे ये भी बताया कि यह अभियान 18 सितंबर को शुरू किया गया था, जब गश्त लगाते समय सेना को सीमा रेखा के पास घुसपैठ की आशंका हुई थी। इन आतंकियों के पास से AK सीरीज के 7 हथियार, 9 पिस्तौल और रिवॉल्वर और सबसे ज्यादा 80 से भी ज्यादा ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इसके साथ ही इनके पास से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। तो दूसरी और रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन के सैनिकों ने उत्तराखंड में घुसपैठ करने के बाद भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ डाला था। स्थिति से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक ये घटना 30 अगस्त की है, जब 100 से भी ज्यादा चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए थे। यानी कुल मिलाकर अब जरूरत और आन पड़ी है कि आतंक को और ज्यादा अच्छे तरीके से उन पर प्रहार किया जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है और अब अफगानिस्तान जिस पर तालिबान का कब्जा है, वो भी कहीं ना कहीं इससे पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। तो यही हमारा आज का चर्चा का विषय है और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ ललित रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। शुरुआत आपसे करना चाहूंगी उत्पल जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें तो 10 दिनों में आतंकी घुसपैठ की 3 साजिशें हुई, जो साजिशों को आखिरकार जवानों ने नाकाम तो कर दिया, 7 आतंकियों को ठार भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये घुसपैठी की जो घटना है वो काफी गंभीर है। जल्पा, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये काफी गंभीर बात है और एट द सेम टाइम ये कोई नई बात भी नहीं है। पाकिस्तान जितना बौखला गया हुआ है, उतना ही अभी ज्यादा अपना रिलेवेंस के लिए वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए और अपने आप को ऐसा दिखाने के लिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं ये काम अपना चालू करूंगा और चालू रखूंगा। तो इस तरह की जो एक मेंटालिटी है जो और उसको जो इंटरनेशनल बढ़ावा मिल रहा है, ना कोई कंडेमनेशन कर रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हरकत को, या पाकिस्तान चाइना के जो नक्सस उभर रहा है और अफगान तालिबान के अंदर जो उनका गाइडेंस और ISI का फुल फ्लेज कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, फिर भी कोई इंटरनेशनल कंडेमनेशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का हौसला बढ़ रहा है। और पाकिस्तान वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट्स ए फैक्ट कि अफगानिस्तान का जो दाव है वो पाकिस्तान के जेब में गया हुआ है। We have to accept that fact, but at the same time we also have to react and make sure कि जो momentarily और temporarily जो पाकिस्तान को advantage हुआ है, that we have to offset it, we have to nullify it, and if necessary we will retribute Pakistan the way we want it at a place and time of our own choosing and in the scale that we want it to retribute Pakistan. So इसके मुताबिक जो पाकिस्तान की जो ये at this moment of time we all have been saying for almost about last 1 month now that jo Chinese money, Chinese political support, Chinese diplomatic support, Chinese funding support, and along with that the hardened criminals which are operating from Taliban under the nexus, under the support of Pakistan as a conduit, और पाकिस्तान ISI और पाकिस्तान आर्मी की जिस तरह से जो सालों की जो इनकी जो ख्वाहिश है उनको पूरा करने का चांस कहीं ना कहीं इसको मिल रहा है और मिलेगा। और एक बात हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी व्हेन ही विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड हैड a 1-to-1 मीटिंग विद वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड आल्सो विद the US administration and Mr. Joe Biden, and the manner in which and the language that has been used in the Indo-US joint statement and in a joint statement of the Quad, that also has gone against Pakistan. And the kind of support that India got in the UN General Assembly and the way our young lady Miss Neha Dubey reacted to Imran Khan's I would say absolutely out of place statement, which as a prime minister level he should not have got involved in such kind of things, but he still chose to do it.
under the orders of ISI and the Pakistan army. So therefore, after that they had to react some way. And the best way to do it is to create some kind of situation like this, whereby they can convey the message to the world that look, this is the internal problem of India and this is internal JR. But they are not understanding, and they should know the words spoken by Miss Neha Dubey, the representative in the UN General Assembly, that Jammu and Kashmir was, and will remain forever the integral part of India. So therefore, they should forget about it. They should not be in the illusion, and they should not do any kind of daydreaming that they can do anything in Pakistan at this moment of time. Our counter-infiltration greed is so strong, and the intelligence inputs are also now so thriving that now they cannot create that kind of situation. But I've always said that now having achieved this, we must move one step forward, and based on the intelligence, we should start taking preemptive action to neutralize or nullify the launch pads from where these kind of efforts are being launched against India's and India's interests. So it is in our Afghanistan is our strategic backyard. I've always said that. And in and in our strategic backyard of Afghanistan, whether we like it or not, no one is going to come to help us. We have to stand on our own feet, and we have to take certain neutralizing action. And we have to strengthen up our forces. So what you have said, Jalpa, is absolutely true. एक तरफ से China, एक तरफ से Pakistan, they both are in collusion. Now they have also got the additional help of Afghanistan and Afghan Taliban, which will also be supported by ISI, Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, Harkatul Ansar, Huji, and also probably ISIS. So we don't know at this moment of time as to how ISIS will start playing its game. But we have to be fully prepared about it. And like today's the topic for discussion regarding Chinese infrastructure, I would like to highlight little later in the second round of discussion as to how Chinese infrastructure, we must not take it lightly, but we have to view it with a great concern for the national security measures. And that when you ask me the question, I will dwell that into detail. जी जी आपकी ओर आना चाहूंगी संजीव जी। अगर उरी सेक्टर की बात करें जिधर घुसपैठी का प्रयास किया गया, नाकाम कोशिश थी आतंकवादियों की अगर हम बात करें, लेकिन प्रश्न ये भी है कि चिंता का विषय कि गोला बारूद जो है वो भारी मात्रा में बरामद भी हुआ, पाकिस्तानी करेंसी भी मिली आई। अब जो एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया है वो पाकिस्तान का रहने वाला बताया गया है, और उसकी जो जानकारी मिली है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसका संबंध रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वही इफेक्ट नजर आ रही है। पहले भी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कहीं ना कहीं तालिबानियों ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, इसके बाद आतंकवाद की जो प्रवृत्ति है उसमें और ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल सकता है। और अगर 10 दिनों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं हम वो फेस भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए, उरी क्षेत्र में पहले भी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि जो पीओके बॉर्डर जो इलाका है वो काफी डेंस फॉरेस्ट है, और उरी क्षेत्र में आज की तारीख में भी ये इन लोगों के आतंकवादियों के अड्डे चल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान अभी अफगानिस्तान से मिले हैं और तालिबान की सरकार है, तो अफगानिस्तान तालिबान की सरकार होने की वजह से पाकिस्तान काफी अभी जोश में है कि भाई हम लोग इसको बढ़ावा दे सकेंगे। तो इस हिसाब से अभी माननीय मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में कि भाई अभी हमारा मुद्दा जो रहेगा वो अफगानिस्तान, आतंकवाद और कोरोना रहेगा। तो संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी। तो कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि चाइना भी इन लोगों का बैकडोर सपोर्ट है। जैसे हम देखने जाए तो उत्पल जी ने कहा कि मैं सेकंड दौर में बात करूंगा, पर चाइना का जो कॉरिडोर है, उनके हाईवेज है, उनके हाईवेज G219, G3012, G315, वो पूरे हाईवेज जो है वो पाकिस्तान, वो चाइना से निकलते हुए अपना तिब्बत की बॉर्डर पर होते हुए अपना लेह लद्दाख, लद्दाख जो है वहां से मानसरोवर लेक से टच होकर, लद्दाख से टच होकर वो काजाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जाता है। तो उन लोगों के पास चाइना के पास पूरा रोडवे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। और अभी जिस हिसाब से पहले भी उरी सेक्टर में ही काफी घुसपैठी और काफी आतंकवादी प्रवृत्ति, उनके कैंप्स, उनकी सब एक्टिविटीज चल रही है,
और ये हम लोगों के लिए भी मतलब काफी वो मुश्किल है, क्योंकि वो काफी डेंस फॉरेस्ट है और वहीं से पीओके बॉर्डर से पाकिस्तान का रास्ता अच्छा है। और हिंदुस्तान से वहां पर जाने के लिए इतना मतलब अच्छे रोड्स नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। बट फ्रॉम द पाकिस्तान साइड द डेंस फॉरेस्ट एरिया इज यू सी एब्सोल्युटली वेरी गुड कम्युनिकेटेड। तो वहां पर ये लोग ये प्रवृत्ति करते हैं, तो हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। पर मोदी जी ने कहा है कि आतंकवाद ही हमारा अभी एक मकसद है, और जिस हिसाब से आने वाले दिनों में हम लोग अभी रक्षा के मामले में हमें घर पे ही हमारे सेना के हथियार, मशीन गन्स वगैरह सब बनाते हैं। आने वाले दिनों में हमने एक INS ध्रुव भी बनाया। तो मतलब संरक्षण की जो हमारी ताकत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मोदी जी अमेरिका भी गए हैं, तो क्वाड की मीटिंग भी करके आए हैं। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी ये सब संरक्षण के हिसाब से आने वाले दिनों में भारत में क्या बन सकता है, भारत क्या इंपोर्ट कर सकता है, वो संरक्षण के हिसाब से काफी सारी जो बातें जो हुई होगी, आई कैन से वो मतलब हमें पता नहीं है, क्योंकि दैट वाज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द दैट स्टोरी ऑफ द क्वाड। तो उससे चीन भी थोड़ा धुआं हो गया है, और इसी हिसाब से चीन ने अपने 50,000 सैन्य, ड्रोन वगैरह सरहद पर रख दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है कि भाई हमें काफी वॉच रखना पड़ेगा, घुसपैठियों हमारे देश में ना आ जाए, और उनके जो पैतरे कर रहे हैं, जो मतलब वो लोग जो आतंकवाद फैलाने का कार्य हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, उस पर हमें बड़ी गौर तरीके से, बड़ी सख्ताई से हमें उन पर नजर रखना चाहिए, ये मेरा कहना है। जी बिल्कुल। ललित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर पकड़े गए आतंकियों की बात करें तो उनके पास से 7 AK-47 राइफल बरामद हुई है, 80 ग्रेनेड सहित अन्य सामान भी बरामद हुआ है। यानी कहीं ना कहीं ये आतंक फैलाने के मकसद से ही आए थे। और 80 अगर हम ग्रेनेड की बात करें, यानी ये भी काफी गंभीर विषय है हमारे लिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल, वोरा साहब ने जो एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि पाकिस्तान जो तालिबान और टेररिस्ट की जो फैक्ट्री है, वहां उसका रॉ मटेरियल क्या है? गरीब भूखमरी में जीने वाले उनके नवयुवान, उनको 2-2, 5-5 लाख में खरीद के ये त्रासवादी के नाते त्रासवादी बना के उनको हथियार देके, उनको ट्रेनिंग देके यहाँ भेजते हैं। वो यहाँ आके 70 हुर्रों के पास, 72 हुर्रों के पास पहुंचा दिए जाते हैं हमारी भारतीय सेना द्वारा। एक्चुअली पाकिस्तान का जो डेस्परेट होने का कारण यह है कि उसको पूरे विश्व में वो थू हो चुका है। आज यूएनओ में भी उसकी थू हो चुकी है। सब विश्व के समक्ष ये आ चुका है कि ये आतंकवादियों की जो जननी है, उसका मेन प्रोडक्शन हब है, वो पाकिस्तान है, और आर्थिक तौर पे भी वो टूट चुका है। फिर भी भारत के कुछ न कुछ चंचुपात करके वो अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा, ये अफगानिस्तान से निपटाने के बाद अब जो उनके त्रासवादी आतंकवादी जैश वाले, लश्कर तोयबा वाले जो फारिग हुए हैं, उनका भी वो इस्तेमाल भारत के लिए करने की फिराक में है, यहाँ भेजते हैं। भारत को उसकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फौज पक्की तैयार है। उनको आते ही उनको 2.5 फुट के नीचे, 2.5 मीटर के नीचे उनको दफना देते हैं, सीधा उनको उरों के पास भेज देते हैं। पाकिस्तान से इतने डरने की जरूरत है? हाँ, पाकिस्तान के लिए अब हमें, जैसे हमारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हमारे पास यही एक मात्र विकल्प बचा हुआ है कि हम कंटिन्यूअस स्ट्राइक करते करते उनका क्लीन स्वीप करना चालू कर दे। जहां जहां उनके टेरर अड्डे हैं, हमारे पास सब इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, तो उनको हमें अभी करना चाहिए। हालांकि उसके बावजूद भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उसकी कहावत है, हमारे कुत्ते की पूंछ। ये पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। कुत्ते की पूंछ तो जब तक पाइप में डालो तब तक तो सीधी रहती है, इसको तो कितना भी ठोको तो भी ये सीधी होने वाली नहीं है। तो इसका उपाय एक ही है कि हम उनके अंदर घुस के उनके जितने अड्डे हैं, उनके जितने लॉन्चिंग पैड्स है, उसको हम नस्त नाबूद करें। वही हमारे पास एक विकल्प है। आज जो पकड़ा गया वो अली बाबर करके लड़का था, वो भी डर गया, मौत से डर गया, उसने समर्पण कर दिया। एक था, दूसरा वो मर गया। तो वो समर्पण करने वाले से हमने काफी जानकारियां हासिल की है, हमारे पास है, इंट्रोगेशन चल रहा है। उसके का वो उसकी साबिती हो चुकी है। उसके हथियारों में काफी हथियार लेके आया था बंदा। सारे 7 तो AK-47 थी, 9 पिस्टल्स थे,
70 से 80 जैसे ग्रेनेड थे और चॉकलेट्स, हाँ थे, पाकिस्तानी करेंसी सबके साथ, तो उनको वेल इक्विप्ड करके उनको बेचते हैं यहाँ। अगर घुस गया अंदर तो कुछ ना कुछ करेगा, नहीं तो हुरों के पास तो भारतीय फौज भेज देगी। ये इनकी गिनती ऐसी होती है। पाकिस्तान से इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो आपने चाइना का भी ये विषय चर्चा में लिया है, उसके ऊपर हमें पक्का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि LAC के ऊपर जो चाइना ने प्रिपरेशन चालू किया है, अभी मेरे ख्याल से 50,000 और उसने ट्रुप्स उनको स्टेशन किए हैं। वो ट्रुप्स के लिए उसने लगभग 8 जगह पे उसने मॉड्यूलर टेंट्स बनाए हैं, मॉड्यूलर टेंट्स, जिसमें उनके जवानों को एकोमोडेट कर सके, ये किया है। वहां ड्रोन किया है, वहां उन्होंने एयर स्ट्रिप्स भी बनाई है, और दूसरा एयर डिफेंस की एक सिस्टम आती है S-400 रशिया की है, उसको भी उसने 2 जगह मेरे ख्याल से स्टेशन किया है। तो वो चीज हम एक्चुअली ये डिफेंसिव जो सिस्टम है वो 400 किलोमीटर तक इवन एयरक्राफ्ट को तोड़ सकती है। तो दैट वे हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय थोड़ा सा है। बाकी हमारी भी भारतीय फौज की भी प्रिपरेशन इतनी ही प्रमाण में उपयुक्त है और उसको उत्तर देने में सक्षम है। हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे ब्रिजेस, कैनल्स, हमारा सब कुछ, हमारा सप्लाई सिस्टम पक्का परफेक्ट किया हुआ है। हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां स्टेशन किए, हमारे AN-32, हमारे ग्लोब मास्टर्स है, हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स है, तो सब कुछ वेल इक्विप्ड किया हुआ है। तो हमें उस हिसाब से भी कोई ज्यादा डरने की जरूरत है। हाँ, हमारे प्रिपरेशन की चिंता हमें करते रहना चाहिए और हमारी नजर हमेशा उनके ऊपर गड़ाए रखना चाहिए। पाकिस्तान जैसे मच्छर की हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान को मिटाना हमारे लिए 48 घंटे 48 आवर्स का काम है। 48 आवर्स में हम उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। बिल्कुल। योगेश जी, आखिर में आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बात जब चल रही है पाकिस्तान की, तो एक और ये खबर आई थी, पाकिस्तान समर्थित जो जिहादी आतंकी है उन्हें अफगानिस्तान से कश्मीर में प्रवेश मिल सकता है, ऐसी खबर आई थी, जिस पर UN में EFSAS यानी कि यूनियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने भी चिंता जाहिर की थी। यानी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की अगर अब बात करें, तालिबान के कब्जे के बाद जो रिपोर्ट आई थी कि यहाँ से कहीं ना कहीं भारत को खतरा है, यहाँ से आतंकी जो है वो घुसपैठ कर सकते हैं, यानी लगता है कि चेतने की जरूरत तो है अब। चलपा जी, आपने बात की पाकिस्तान के बारे में, तो यही सोचना है कि पाकिस्तान 1947 से कुछ न कुछ करने का सोच रहा है। 3 बार युद्ध में हार गए, उनके पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, फिर भी उनको अकल नहीं आती है। कारगिल में भी हारे, हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री के समय 65 में भी वो हारे, और इंदिरा जी ने तो इतना किया था कि अबाउट 98,000 प्रिजनर ऑफ वॉर उनको वापस भेजा था। ये सब होने के बाद भी पाकिस्तान के पास कुछ काम नहीं है। उसके पास न तो कोई अच्छी इंडस्ट्री है, न तो अपने पैर पर खड़े होने की ताकत है। अभी तक अमेरिका की मदद से वो लोग अपना गुजारा कर रहे थे। अभी अमेरिका ने अपने माननीय मोदी जी के आने के बाद अमेरिका ने उसके तेवर कुछ कड़क किए, तो अभी चाइना की मदद ले रहे। वो किसी न किसी पर डिपेंडेंट है, वो एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन आज उनको ज्यादा फोर्स मिला है अफगानिस्तान की ओर से। अफगानिस्तान में इंडिया का सपोर्ट पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ये तालिबान का जो अभी घटना बनी उसके कारण पाकिस्तान को कुछ न कुछ सपोर्ट मिला है। जो आतंकवाद का एपिसेंटर है पाकिस्तान, उसको अफगानिस्तान में तालिबानी सिस्टम से कुछ न कुछ सपोर्ट मिला है। अभी भविष्य में क्या होगा कि उनके पास अगर तालिबान के हिसाब से आतंकवाद का जोर ज्यादा बढ़ेगा और उनको अपने भारत पर हमला करने का वो तो उनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे आतंकवादी भेजकर कुछ न कुछ हमारी सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे ललित जी ने बताया, ऐसे ये जो उनके एपिसेंटर है उसके पर अभी सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, वैसी स्ट्राइक अभी करनी चाहिए और भी करनी चाहिए, और उनको कमर तोड़ जवाब देना चाहिए, तभी ये पाकिस्तान सुधरेगा। नहीं तो ये तो 47 से आज 2021 तक यही चलता रहा है और उनके पास है नहीं। उनका राष्ट्रीय मुद्दा अगर जो कोई है तो वो कश्मीर है, वो भी हमारे मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उसका छीन लिया, तो अभी वो बेबस हो गए।
क्या करना क्या नहीं, इसलिए ये आतंकवाद की सिस्टम से ये लोग कर रहे हैं। कल जो रिपोर्ट आया उसमें जो आतंकवादी उसको ठार किया गया, उसमें से 2 को जीता लाइव उनको पकड़ा गया। जैसे ललित जी ने बताया वैसे उनके पास से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, और वो कैसे चल रहे हैं वो तो हमको हमारे इंटेलिजेंस के ओर से तो मिलता है, लेकिन इसके पास से भी फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ऐसी स्टोरी मिलेगी। तो ये अभी जैसे ललित जी ने बताया पाकिस्तान की चिंता करने की जरूर नहीं है, लेकिन हमको सावध रहने की ज्यादा जरूर है, और वो लोग क्या कर रहे हैं वो अभी देखना है। और तालिबान का फैक्टर आने से अभी पाकिस्तान के साथ अपना रिलेशन कैसा करना पड़ेगा वो भी एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल। उत्पल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर खबरों के अनुसार ध्यान दिया जाए, एक तस्वीर भी सामने आई थी कि चीन ने अपने सैनिकों के लिए नए शेल्टर भी बनाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो 8 अग्रिम मोर्चे हैं वहां पर नए कंटेनर आधारित ठिकानों का उसने निर्माण किया है, और इसके अलावा LAC के पास नई हवाई पट्टी भी बनाई है, उसके अलावा हेलीपैड बनाया है, S-400 मिसाइल सिस्टम भी उसने तैनात रखा है। यानी कहीं ना कहीं करनी और कथनी में फर्क होता है, उस तरीके की ही बात है कि पहले बात होती है फेस टू फेस शांतिपूर्ण तरीके से पीछे हटने की, लेकिन फिर तैयारी की जाती है कि कैसे ज्यादा समय तक सरहद पर डटा जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर आपने जो भी कुछ बताया है, और पहले भी जो हमारे ऑनर्ड पैनलिस्ट ने जो भी चाइना के बारे में और उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताया, those are tactical details. Please understand, and we have to make it very clear to our viewers also, that these tactical details between the two nations, they don't matter. It is the matter of a local commander. And local commanders, they always take orders from in a democratic setup from a political leadership. Therefore, those are two different things, and I would like to explain slightly in detail. Give me a little time on this. That whatever China is doing, it is signaling to India. And whatever China has done, that behind that there is a strategic interest involved in that. When in that strategic interest, it is very clear that, like what you said, that from Katni or Karni mein kyon fark hai? That whatever the bilateral talks at military level or diplomatic level or politico-military diplomatic level was taking place, it has failed, and it is not going forward anywhere. But on the other side, you look at that in the Pangong Tso Lake also, on the both the banks, whatever disagreement was agreed upon, that is also stalled. Gogra and Hot Spring and Depsang is totally going out of control. In Doklam, they are already out to make a proper village under the pretext of the civil construction, like what you said is the helipad, air bases, air defense systems, and in the fabricated tents are being built. The ammunition depots and ammunition dumps are being built. So therefore, China from one side, please make it very clear that there is never be a situation where there will be an all-out war between China and India. Because two nuclear nations never go to war. They are not, the political leaderships are not immature. And there is no question of an all-out war. Even a medium level war probably is unthinkable. And it is not on the interest either of China or either of India. We have to emerge as a regional power. We have to emerge as a credible economy. And for that, it does not suit India to go to war at this moment of time. So therefore, we have to, we have to work to a certain strategic plan. And that strategic plan of China is to tie you down on the entire eastern sector. That is Ladakh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim. 3,488 kilometers of the LAC. Now when they do that, they are making a very strategic signal to you that I am serious in taking on to you. And when they do that, whether like it or not, willy-nilly, you have to react to that. And like what we have discussed, that India has also inducted state-of-the-art weapon systems, sensors, your capability, upgradation, and in addition to that, 50,000 troops and various other issues. And that leads you to what? Your bifurcating of resources from the from the POK, COK, and in the western sector and northwestern sector. Your main objective
which was there is now slightly watered down. And it is with that reference China is telling you that I'll be here even in the in the harsh winter time. And one of the in the strategic community of India, one issue was being discussed is that the China does not have that kind of capability to last out in the harsh winter, whereas Indian forces are absolutely ready for the mountain warfare, snow warfare, and to operate in a sub-zero temperature in the middle of harsh winter. That is exactly what China is doing. He is rotating the troops, giving them the exposure, preparing them winter ready, preparing them to operate for the snow warfare and the mountain warfare, and therefore is almost creating like a mountain strike corps. So please understand that once you are tied down on your eastern sector, somewhere or the other your capability to fight a two-front warfare is watered down. And now see the implications. From one side, they were already supporting the Afghan Taliban government, and they're preparing Pakistan to create this kind of a situation where Pakistan becomes a conduit for their strategic plans, and that they have achieved. Whether we like it or not, if you have strategic bent of mind, you will appreciate all these things. And what I would like to highlight, Jalpa, is that mere the Zingoism doesn't play out. War is not fought on jazbat or in emotions. You cannot run over Pakistan in 48 hours. It's out of question. Pakistan is a nuclear armed country. And again, what is the relation between or dynamics between China and India, that plays also with India and Pakistan. What I'm trying to say is that the panelists are absolutely right. It is easier to retribute. It is easier to punish Pakistan. And we don't have to worry about Pakistan because we have the capability. But same thing is not applicable with China because it's an equal fight. And therefore, if you give them a bloody nose, we will also get a bloody nose, for which we are prepared. We are, if required, if contingency demands, we are not going to, wet our trousers. We will face them with a broad face and a broad chest. And therefore, China is not going to succeed. But what is China wanting is not whether India or China succeeds. It is that they want to tie you down wholeheartedly in that sector. And it will have a financial implication on India. When you have a long haul winter, year after year, you are committing financially, strategically, politically, diplomatically, and militarily. And that is the strategic objective, whether we like it or not. So what is happening here? It is not only concentrated in eastern Ladakh or western Ladakh. It is also in Arunachal Pradesh, in Sikkim, in Nakula Pass, Daulat Beg Olti, Bepsang, Doklam. There is a proper planning. And China does not do anything as a knee-jerk reaction. Everything that they do, they have a plan. Therefore, my request to the strategic community and political community is that don't worry about tactical warfare or don't worry about operational warfare. Worry about the strategic content in the tactical and operational warfare. That is how a general fights the war. But tactical warfare to even is done at a lieutenant commander level also. Don't get bogged down to tactical nuances. Look at the strategic signaling a great nation like China is doing. And then I'm purposely using this word, great nation like China, because I'm a professional military officer. I never take my opponents lightly. I give them the due credence and then go into the war and then defeat them. That is the beauty of a good general or a good admiral or a good senior officer. And and therefore there is a saying in the armed forces that the juniors worry about tactics, but seniors only worry about logistics and how the strategic bent of mind. With that you go into the war. You may lose battle here and there. It is of no consequence whatsoever. But you have to win the war. Winning a war is totally different than losing a battle. And that is how we have to take on China and China-Pakistan Naxals. And now the infrastructure what China-Pakistan is creating. There is nothing to worry. We are also at it. We are also advancing. We are also modernizing roads, bridges, tunnels. We have also positioned our forces. But, it is going to hurt us. There is no doubt. But what to do? National security comes first.
And when national security comes first, whether we like it or not, we have to pump in money, we have to pump in resources, and we have to be prepared to take on China and make sure we make a signal to them that we will match you boot by boot, soldier by soldier, weapon by weapon, system by system, sensor by sensor, and we will not allow you to have your field day. But it's a long haul. Please mark my words. It's a long haul. And that is exactly what China wants you to do. And we have to be prepared for it. We can have a detailed discussion on this. It's a very good topic that you have selected. We can go on and on this, and we can come out, in various strategic objectives, which emerge out of that. And that needs to be discussed. Not some terrorist is caught with 48 rifles and pistols and some grenades and all that. It does not make a difference to us. We can take care of such tactical requirement at any time of the day. We can punish Pakistan. We can उनकी 40 चौकीज उड़ा देंगे, but उससे होगा क्या? Nothing will happen. Will the ground reality change by punishing Pakistan? Pakistan is embarked upon proxy war for last 4 decades. A small country like Pakistan, which is smaller than even a state of Uttar Pradesh, is giving us sleepless nights. Why? It is because of nuclear dimension. It is because no country in the world is ready to condemn Pakistan. आपको पता होगा जलपा that just 15 days back or maybe 20 days back, the Foreign Secretary of United States and the Foreign Secretary of UK, they both were in Islamabad and they were shaking hands with Shah Mohammad Qureshi, the Foreign Minister of Pakistan. And what was the statement issued? The statement issued was that we appreciate the work put in by Pakistan in solving the issue of Afghanistan. And Mr. Joe Biden has publicly in United General Assembly, they have stated very clearly, Americans have very clearly stated, as far as we are concerned or as far as USA is concerned, we are done with Afghanistan. We have nothing to do with Afghan terrorism. Afghan terrorism is the problem of Afghan Taliban. And therefore I tell you again and again that don't get involved in tactical warfare. Look at and start understanding the strategic signaling that world superpowers they give you by such kind of statements. In diplomacy, what is said is not important. What is not said is important. What is underneath the table is more important. And that you must have the heart to read those kind of signaling. And that is necessary. जी जी बिल्कुल। संजीव जी आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर बात कर रहे हम चीन की, तो एक तस्वीर सामने आई थी जहां पर चीन ने जो उसके पुराने मौजूदा ठिकाने हैं उसके अलावा भी नए ठिकाने खड़े करे हैं। और इसी बीच एक रिपोर्ट भी ये भी सामने आई थी कि अगर बात करें हम 30 अगस्त की, तो वहां पर उत्तराखंड की बात करें तो 100 जितने जो चीनी सैनिक है वो वहां पर आए थे, उन्होंने पुल को भी ध्वस्त किया था। और उसके बाद जहां तक हमारी टीम वहां पर पहुंची तब तक वो वहां से निकल चुके थे। और ये जो इलाका है वो जो असैनिकृत कहा जाता है, यानी कि जहां पर सेना तैनात नहीं होती। देखिए जलपा जी, अभी चाइना की जो मोडस ऑपरेंडी है वो देखने जाए तो पाकिस्तान का एक तरह से दोस्त बन चुका है और हमारे साथ भी मतलब वो अनबनाव तो नहीं करना चाहता। पर अभी एक मामला ऐसा हो गया है वर्ल्ड में कि भाई सुपर पावर आने वाले दिनों में कौन बनेगा। देखिए ये आई कैन से दिस इज अ वॉर बिटवीन previously that was a war between the Russia and America. Nowadays China is going a step ahead, so there is a war between nowadays to become a superpower nowadays between China and USA. तो जिस हिसाब से चाइना अपनी सड़कें बना रहा है, जिस हिसाब से वो नई हवाई पट्टी बना रहा है, जिस हिसाब से वो अपना शस्त्र सरंजाम हमारी बॉर्डर पर खड़ा कर रहा है, उस हिसाब से क्योंकि हम अमेरिका के साथ में अभी हमारा वी आर नाउ लिटिल बिट क्लोजर टू यूएसए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका ने एक मिशन किया है। उन्होंने बताया था जब उन्होंने अफगानिस्तान वैकेंट किया था तब बताया था कि वी हैव जस्ट इवैक्यूएटेड, पर हमारा बदला बाकी रहेगा। तो अभी ये जो मामला हो गया है, ये जो लड़ाई है वो एक गुमान की लड़ाई है, एक अभिमान की लड़ाई है। चाइना ऐसा समझता है कि पूरे वर्ल्ड में अभी वो बिजनेस में नंबर 1 हो गया, क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि हम भी जितनी चीज खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज, छोटी मोटी प्लास्टिक की सारी मतलब छोटी से छोटी चीज, तो 70-80% चीज आर दे ऑलमोस्ट आर मेड इन चाइना।
not one in India. If you go to the Dubai, you buy it is from China. You go to the USA, it is from China. तो एवरीवेयर द एंटायर वर्ल्ड पर जो बिजनेस की जो हुकूमत है आज की तारीख में, मतलब जिस हिसाब से चाइना ने अपना बिजनेस का एक बड़ा एक महकम बनाया है पूरे विश्व में, उस हिसाब से उसे लग रहा है कि भाई वी कैन बी द सुपर पावर, और उसके पास उस हिसाब से पैसे भी आए। अगर हम देखने जाए तो वंस यू हैड बीन टू चाइना तो आपको पता चलेगा कि हाउ डेवलप कंट्री दे आर नेवर लेस देन यूएसए, क्योंकि उनकी जो रेलवे लाइन्स है, उनके रोड रास्ते, द वे द पीपल आर लिविंग, द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, एंड नाउअडेज दे आर इन ईच एंड एवरी बिजनेस। हमारे गणपति की मूर्ति भी चाइना से बन के आती है, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब जो भी चीज पूरे वर्ल्ड के मार्केट में डंप होती है, हमारे कोई भी एक नई गाड़ी आई तो उसकी एसेसरीज पूरी निकल के चाइना चली जाती है, दूसरे दिन वो वाया थाईलैंड इंडियन मार्केट में आ जाता है। तो मतलब जो चाइना का अभी ये जो हमारे इंडिया पर दबाव देने का कि भाई वो हमारे साथ वैसे बिगाड़ेगा नहीं, बट वो हमें डरा रहा है कि भाई यू सी अमेरिका इज नॉट ओनली सुपर पावर, वी आर ऑल्सो ए वेरी गुड सुपर पावर। तो मतलब ये जो लड़ाई अब बन गई है, ये एक सोच की लड़ाई है, एक गुमान की लड़ाई है। तो हमें चाइना से भी इतना ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी, जैसे उत्पल जी ने कहा कि ईच एंड एवरी कंट्री हैव ए न्यूक्लियर पावर, तो कोई भी कंट्री जो है वो बड़ा युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सबके पास है। इवन दो वी कैन हैव ए लॉट ऑफ मिसाइल्स, वी कैन फिनिश द एनीथिंग इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का कोई भी शहर में हम इंडिया में बैठकर हम उसको तबाह कर सकते हैं, पर वो नहीं होना है, क्योंकि छोटी छोटी हरकतें पाकिस्तान में हिंदुस्तान के आवाम की, मतलब जो छोटी छोटी हरकतें कर ये आतंकवादी की घुसपैठी कर ये छोटे छोटे कारनामे कर ये हिंदुस्तान का दिमाग बिगाड़ रहा है। वैसे भी चाइना हमारे पर उनका रोड का नेटवर्क है, उनका शस्त्र सरंजाम है, ड्रोन है, उनकी टेक्निकलिटीज है, वो सब डालकर हमारे पर दबाव डाल रहा है। जैसे देखिए अभी चाइना का जो प्रशांत महासागर में उसकी एक पकड़ थी, तो वो हमारे जो क्वाड की मीटिंग हुई जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की, उस हिसाब से उसकी वो पकड़ कर हमारा आईएनएस ध्रुव अभी उधर है। तो मतलब अभी उसको ऐसा है कि भाई नहीं, मैं भी आई एम ऑल्सो ए सुपर पावर कंट्री, तो इट इज नाउअडेज अ क्वेश्चन ऑफ ईगो। तो उसी तरफ से वो अपना पैसा, ये शस्त्र सरंजाम, ये संरक्षण पर बर्बाद कर रहा है, और उसके साथ में हमें भी वो करने पर मजबूर कर रहा है। तो बात तो यही है कि हमें भी चौकन्ना रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान की हर चीज को, मतलब छोटे जो युद्ध तो होने वाला नहीं है, ये जो छोटी छोटी जो हरकत है, उस हरकत को हमें किसी हिसाब से नामशेष करना है, और कतई भी हिंदुस्तान में आतंकवादी प्रवृत्ति न करे, क्योंकि अगर किसी देश में आतंकवादी प्रवृत्ति होती है तो हमारे निर्दोष नागरिक की जान गंवाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, हमें चौकन्ना रहना चाहिए, ये बात जरूरी है, मैं ये समझता हूँ। ललित जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। बात वही रहेगी, उत्तराखंड की बात करें हम, जो ये रिपोर्ट सामने आई कि 30 अगस्त को करीब 100 जितने चीनी जो सैनिक है वहां पर देखे गए थे, वहां पर जो भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। यानी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की बात करें, यानी ये कुछ मिली जुली साजिश है। जैसे अभी की भी घटना पे अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, और यहाँ से जो चीन है वो उत्तराखंड हो या कोई जो सेंसिटिव इलाका है वहां से प्रयास करता है कि कैसे हम भारतीय सीमा में घुस आए। चर्चा ट्रेडिशनल वॉर की, उसकी तो कोई बात नहीं कर सकता। नो लिटरेट पर्सन कैन टॉक ऑफ दैट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर स्टेट। चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, या देश का विश्व का कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियरी आर्म्ड है वो नहीं करेगा, और कोई वो करेगा नहीं। लेकिन आज का जमाना जो है वो ट्रेडिशनल वॉर का नहीं है, ये वॉरफेयर साइकोलॉजिकल चलता है। साइकोलॉजिकली दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट। और चाइना भी जो कर रहा है, चाइना अपने डर से कर रहा है। हमारे गलवान के बलवानों ने जो करिश्मा दिखाया था ना, उनको आफ्टर 1967 पहला पर्चा उनको गलवान में मिला है। निहत्थे थे हमारे फौजियों ने, उनके 100 के आसपास गले तोड़ दिए थे, हड्डियां तोड़ दी थी। तो वो डर का एक कारण बनता है डेफिनेटली। और हमारा मॉनिटरिंग वॉरफेयर में इंडिया का कोई मुकाबला विश्व में नहीं है, हमारी इतनी सुपेरियरिटी है। तो चाइना का जो डर है वो सिर्फ उसका जो कॉरिडोर बना रहे सीपैक पे उसका वो है कि भाई अगर यहाँ इंडिया स्थायी हो गया, उसने आधिपत्य जमा लिया, तो हो सकता है हमारा उसको नुकसान पहुंचा सके सीपैक को।
दूसरा अक्साई चीन है, अक्साई चीन के ऊपर भी कायदे से देखा जाए तो भारत का ही हक है, तो वो भी उसको लगा रहता है कि कहीं ये पाकिस्तान से हमें ये भी छीनने पे ना आए, क्योंकि अभी पीओ की छीनने की बात कर रहे हैं। विश्व में भी दूसरा चाइना का मेन डर है साउथ चाइना सी में जो अभी हमारा क्वाड और अक्वा का जो गठन हो रहा है उसके ऊपर ध्वंस बना रहे हैं, इसकी वजह से चाइना भी पूरे विश्व हो रहा है। हेलो हेलो हाँ हेलो हाँ हो रहा है, तो वो भी अपना वो साबित करने का साइकोलॉजिकली दे आर ट्राइंग टू प्रूव इट। दूसरी रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में हमें वॉर करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमें सावध रहना है, हमें सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके अड्डे उड़ाना है, हमें उनकी फौजी चौकियां उड़ाने की बात ही नहीं है। फौजी चौकियां क्यों उड़ाएंगे, हम उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, उनके लॉन्चिंग पैड्स है, वो उड़ा सकते हैं, वो हमारा इंटेलिजेंट इनपुट्स है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। पाकिस्तान तो वो सड़े हुए कुत्ते की जैसा है, जो सड़ा हुआ कुत्ता पड़ा हो तो उसको हटाने के लिए हम उसको डंडा लेके नहीं दौड़ते उसके पीछे, उससे एक दो पत्थर मार दो, वो अपने आप भाग जाएगा, वैसे भी वो सड़ के अपने आप मर जाएगा। उसकी देखिए आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि पहले तो ये यूएई और सऊदी अरेबिया की जकात के नाम पे इनको भीख मिला जाती थी, भीख, वो भीख थी इनके लिए। अमेरिका की भीख मिलती थी, आईएमएफ से लोन मिलती थी, एफएटीएफ में से भी उनको फाइनेंस एड मिलती थी। अब सब जगह का उनका फाइनेंशियल हेल्प सब बंद हो गया है। कब तक करेंगे, कब तक जिएंगे? आजकल उनके पास रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लाले, केरोसिन के लाले पड़े हैं, तो हर तरफ से आर्थिक और सामरिक तौर पे खत्म हो चुका फेल्ड स्टेट है, ये रोग स्टेट है। तो उसको हमें लड़ने की नौबत ही नहीं आएगी, वो अपने आप ही सड़ा हुआ अपने आप अपनी मौत मरेगा, और वो आप बहुत नजदीक के फ्यूचर में देखेंगे। बहुत उसकी प्रजा ही अंदर अंदर इतनी विद्रोह करेगी और अंदर अंदर ही लड़के सब मर जाएंगे। मतलब तो स्टेट के तौर पे वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा मतलब सब खत्म है, क्योंकि दूसरे को पैनल फिर उठाए हुए अंदर अंदर क्या कर, लेकिन वो स्टेट पूरा खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम चीन की बात करते हैं तो हमेशा चीन मौका ढूंढता रहता है ऐसे में किसी भी क्षेत्रीय इलाके पर अतिक्रमण कर दूं। अगर पिछले साल की बात करें तो सरहदी विस्तार पर तभी से ही तनावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है, और अब जो रिपोर्ट आई है और जिस इलाके की बात हो रही है उत्तराखंड में कि वहां पर चीनी जो सैनिक है वो घुस आए थे, वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंचाया गया। अब ये वही इलाका है जो 1962 में जहां से जंग के पहले इससे पहले वहां पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। अगर 1962 की बात करें, वही इलाका। अभी इंडिया जो है वो 1962 का नहीं है, इंडिया अभी 2021 का है। तो ये जो इंडिया की ताकत अभी बढ़ी है वो चाइना को मालूम है। 1962 में तो हिंदी चीनी भाई भाई करके हम लोगों ने जो भी किया उससे हमें बहुत नुकसान हुआ, आज तक वो नुकसान पूरा नहीं हो सका। फिर भी अभी चाइना जो कर रहा है, अब जैसे हमारे दो रक्षा विशेषज्ञों ने बताया, कोई वॉर तो नहीं होगी, लेकिन वो हमें इतना डरा रहा है। वो बॉर्डर पर कुछ न कुछ कर रहा है, कोई छोटा सा विलेज बना रहा है, कोई ब्रिज बना रहा है, कोई छोटा सा विलेज बना रहे, वो सब इसलिए कर रहा है कि हम लोग भी चौकन्ने रहे और उसमें बिजी रहे। और चाइना जो अभी वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बनने की तैयारी में है, उसमें इंडिया की कंपटीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर द वर्ल्ड। इसीलिए चाइना हमारे साथ ऐसा संबंध नहीं बिगाड़ेगा, फिर भी हमको चौकन्ना रखेगा, उनके बॉर्डर पर कुछ न कुछ वो डिस्टरबेंस करेगा, जिसके कारण इंडिया का जो अभी डेवलप हो रहा है उसमें कुछ न कुछ नुकसान हो। हमारे कुछ मनी पावर उसमें हमें डालना पड़ेगा। तो ये जो डिफेंस में अभी इंडिया के जो बजट है वो उसको बढ़ाना पड़ेगा। पाकिस्तान की बात एक है और चाइना की बात एक है। दूसरा, चाइना अभी क्या कर रहा है वो देखिए आप पॉलिटिकली। इंडिया के आजू बाजू जितने भी कंट्री है उसमें चाइना कुछ न कुछ अंदर जा रहा है। जैसे आप सिलोन की श्रीलंका की बात करो, वहां भी चाइना का अभी कुछ हो रहा है, वहां भी उन्होंने बहुत फाइनेंशियल हेल्प की है, उनके कुछ प्रोजेक्ट किए।
पाकिस्तान को भी कर रहा है। अभी नेपाल का भी नंबर उसमें आ गया, भले वो नेपाल छोटा स्टेट है, फिर भी वहां भी कुछ न कुछ चाइना कर रहा है। तो इस तरह से चारों बाजू से इंडिया को घेरने का प्रयत्न हो रहा है। पहले पाकिस्तान और चाइना का इतना संबंध नहीं था, आज वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया है। तो ये इंडिया को चारों बाजू से घेर कर वो चाइना भारत को इस तरह से इस पोजीशन में ला रहा है कि उनको पाकिस्तान के साथ न तो वॉर करनी है, न चाइना से वॉर करनी है, फिर भी चौकन्ना रहना और उसके लिए सब तैयारी करना वो जरूरी हो गया है। एलएसी की बात हो या एलओसी की बात हो, पाकिस्तान और चीन जिस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, हमें भी ये देखना होगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो हम चीन और पाकिस्तान को भी कैसे पीछे से वहां पर हम उन्हें दबोच सके, क्योंकि पहले शायद अफगानिस्तान के साथ रिलेशन सुधारने का एक मकसद ये भी था कि कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान के साथ कुछ अनबन होती है तो कैसे वहां से भी हमें थोड़ा सा जो है हमारा मिलिट्री पावर यूज करने का मौका मिल सके। हेलो जी उत्पल जी। आपकी बात बिल्कुल सही है। बिकॉज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि जो इंडिया और चाइना के बीच में जो भी बॉर्डर है वो LAC है, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दैट मीन्स दैट लाइन यू आर एक्चुअली कंट्रोलिंग, बट इट वॉज ऑलवेज not agreed upon by the either side, but it is not an LOC, it is not an IB, international boundary. Therefore, there was always a dispute. In dispute, and when it's not agreed upon, then now what China is doing by developing this kind of infrastructure and by putting his, the human power and the military resources, he is signaling to you is that I have occupied this. And therefore, I am not going to disengage from there. And if I do not disengage, you keep talking to me, whether 13 or 15 or 17 rounds of talk, continue doing it, but I will not disengage. Now, whether you go to war with me, or you by forcibly you disengage with me, or you make me disengage, from the position that I have occupied. If you don't do that, and if you continue to talk with that, power like China, willy-nilly you have accepted the new LAC has become new LOC. Please understand this. And when new LOC it becomes, that means it's willy-nilly line of control. It's a very dangerous situation. And this needs to be understood. Therefore, and therefore there is a certain motive behind it. It is not only that, China wants to tie you down. China wants to tie you down with the revised dynamics. And that dynamics is that he wants to control the LAC into LOC first. And then you never know that Xi Jinping is going to be in power till 2049, and Chinese strategy is always for a long term, and maybe in 2050, he will say that LOC is now my IB, international boundary. Therefore, forget about it. If China is already emerging as a great economic power, $22 trillion economy, knocking the doors of the United States, displacing US from number world power position, or a world giant power status, in any case, is going to be a reality by 2024. So now Russia having not been in that kind of situation, the new country that is, knocking the doors of the NATO country and the USA is China. So all this while, there were many, in this country, in the strategic community, everybody was saying that the Quad is the new panacea for checkmating China. But now that is also made very clear that Quad is not a military alliance. Quad has got no military motive. Quad is not a security, grouping. For that, they have created a new AUKUS. And that also will come into place, because by the time they supply the nuclear submarine to Australia, it will be nothing before 2035. It's a different matter that they can lease the submarine, the Los Angeles class or Virginia class submarine from US Navy, till the time their indigenously built nuclear submarine starts operating in South China Sea. But you have to understand this fact that, as of now, the Chinese situation that, what we have been saying is that, the surrounding India, जो हम बोल रहे हैं कि हमको, घेर रहा है, so there is a reason behind it, no?
the China thinks, I'm not saying that whether it will be a right propagation or not, but China thinks that you are trying to create a problem that India, a great country like India has virtually become like a US ally and is sitting on my border. It is sitting on my doorstep. Therefore, willy-nilly, if the Indian political leadership allows American to operate from India and strike at my cities, then what will I do? Therefore, if India becomes an American ally, I have to do some action. I have to preempt America and India. And that is exactly the strategic balancing or strategic dynamics is being played out in Indian Ocean, in Arabian Sea, in Bay of Bengal, in Malacca Strait, in South China Seas, Indo-Pacific region, and right up to the doorsteps of China. Can you fault China? China is a sovereign country. He will take his own action the way we are taking our own action. And the way we are creating alliance in court and trying to go at the and put pressure on China. China is doing the same thing with you. If the AUKUS gives the nuclear submarine to Australia, what stops China from giving nuclear submarine to Pakistan? Please understand that whatever nuclear capability Pakistan has got, it is through which route? It is not through America or France or the UK. It came via Pakistan and North Korea. But what did US do to stop Pakistan acquiring nuclear capability? Nothing. Late Prime Minister Mrs. Indira Gandhi used to go in front of the US administration and the Ronald Reagan administration with folded hands and used to say, stop Pakistan. This will create a big problem for the whole world. Nobody listened to Mrs. Gandhi then. Now we are facing the same reality. Now America has got, Pakistan has gone out of control of US, and especially in the current scenario, because America has no clout on Pakistan anymore. The Pakistan is fully sitting in the lap of China. Therefore, even if Kamala Harris says that we will prevail upon Pakistan, ये सब खोखले word है. The reality of life is that America has got no clout on Pakistan anymore. In fact, it's the other way around, that America is dependent on Pakistan now. And that is why they are running to Doha and taking Pakistan help. Please understand the changing strategic reality of life and the reality of the world. And we have to get reconciled to it, whether we like it or not. I know that what I am saying, many will not like it. But that is the crux of life. That is the reality. You have to accept it. जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी संजीव जी। आखिरी सवाल आप ही से रहेगा। यहाँ पर जो भी हमारी चर्चा हुई, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जिस तरीके से चाइना ने इतने साल फोकस किया कि कैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर हो जाए, कैसे हम हमारे अर्थतंत्र को मजबूत कर दे और फिर जाके सबको आंख दिखाएंगे। यानी ये भी हमारे लिए बहुत ही अभी जरूरी है कि हम हमारे अर्थतंत्र को कैसे मजबूत करें, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन और कई और देश। You are absolutely right, Jalpa, because I had been to China in 2005. I have visited the entire China. I had been to the Beijing, I had been to Shanghai, I had been to the Great Wonder, the Wall of the China. देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चाइना ने पहले तो किसी को चाइना देखने का जाने का मौका ही नहीं था। China has opened in 2003, 2004, and there are. Can I have your permission to leave? हमारे साथ इसलिए आपका शुक्रिया जी। जुड़े जी उत्पल जी। Thank you so much. जी 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 संजीव जी कंटिन्यू। हाँ, क्योंकि मतलब पहले चाइना किसी को पता ही नहीं था चाइना के अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि वो ऐसा देश है कि आज की तारीख में हमें पता नहीं कि चाइना में कितना कोरोना केस हुआ, चाइना के लोगों को कितनी रस्सी मिली। क्योंकि जैसे हमने सोशल मीडिया पे लंबी लंबी कतारें कोरोना वैक्सीन के लिए चाइना में भी देखी है, दैट इज ऑन द सोशल मीडिया, बट द फैक्ट्स आर नॉट कमिंग आउट। और मतलब जो उसने ये पूरा ये कोरोना का धमाल मचाया पूरे विश्व में, तो यूएस द पास्ट प्रेसिडेंट उन्होंने पूरा नाम बताया कि भाई ये चाइना की साजिश है। हम ट्रंप ने बताया था कि इट इज अ वायरस इज फ्रॉम वुहान, इट इज फ्रॉम चाइना। तो मतलब चाइना जो है, मैं ये समझता हूं कि पहले अपने कदमों पर खड़ा हो गया। उसने विंडो ऑफ द वर्ल्ड खोल के, मतलब जो उसका गैंजाओ, जो शेंजन उसका बिजनेस एरिया है, पूरे वर्ल्ड को वहां इनवाइट किया और पूरे वर्ल्ड में उसका सामान बेचा। आज भी हम देखने जाएंगे तो मोरबी में जितनी टाइल्स फैक्ट्री है,
तो दैट ऑल द टाइल्स फैक्ट्री आर ऑपरेटेड फ्रॉम चाइना. यू विल नॉट बिलीव दैट. पूरे मशीनरी मोरबी में लगी है, पूरे वर्क काम मोरबी में होता है, पर जब तक चाइना से कंप्यूटर का बटन नहीं दबेगा तब तक वो टाइल्स पर कलर नहीं आता, वो टाइल्स का सिलेक्शन नहीं होता है. तो मतलब इतना कमांड हिंदुस्तान के बिजनेस पर आज चाइना का है. एंड दे आर द पार्टनर्स, दे आर सप्लाइंग करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ इक्विपमेंट्स, दे आर सप्लाइंग करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ मशीनरी टू द इंडियन इंडस्ट्रीज. पूरा जो मतलब मोरबी का जो टाइल इंडस्ट्री है उसी में सभी पर चाइना के मशीनरी लगी हुई है. और वो उनके साथ पार्टनरशिप में है, क्योंकि वो मशीन जो देते हैं वो चलाने के लिए देते हैं. दे आर द पार्टनर्स इन द रेवेन्यू शेयरिंग. तो मतलब हिंदुस्तान चाहे या ना चाहे, ऐसे विश्व के कहीं ऐसे देश है वो चाहे या ना चाहे, चाइना के बैंक अकाउंट्स में, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के बैंक अकाउंट्स में ऑटोमेटिकली पैसा जाता है. और हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है, जो मतलब जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, दे आर ऑन देयर ओन. मतलब वो अपना खुद का बैलेंस शीट खुद को संभालना पड़ता है. चाइना में ऐसा नहीं है. चाइना में जितनी भी इंडस्ट्री है उसमें गवर्नमेंट इज द पार्टनर इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री. तो मतलब जो भी कोई चाइना में बंदा एक चीज बनाएगा तो डायरेक्टली उसका पैसा गवर्नमेंट के पास में जाता है. तो अभी हम समझते हैं कि चाइना ने हमें, जैसे हमने डिस्कशन किया है पूरा, वी ईच एंड एवरीबडी नोज दैट द श्रीलंका इज नॉट इज कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय चाइना. नेपाल इज नाउअडेज इज ऑक्यूपाइड बाय चाइना. तिब्बत भी मतलब वही हाल हो रहा है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मतलब ये पूरा हमने चारों तरफ से हम घिर चुके हैं. और अमेरिका हमसे कहीं मायने, मतलब दे आर वेरी फार फ्रॉम अस. तो अमेरिका भी वो चाहता है कि भाई हिंदुस्तान भी हमारे साथ एक हब बना रहा है, एक हब जुड़ा रहा है. क्योंकि मैंने पहले ही बात बताई थी कि अभी इट इज अ थॉट ऑफ सुपर पावर टू, इट इज अ ईगो थॉट टू बिकम अ सुपर पावर. तो चाइना से पूरे विश्व को चौकन्ना रहना है. और हम तो अभी चारों तरह से मतलब हमारे हाथ पांव सभी, मैं अभी जो गैजेट दोनों यूज कर रहा हूं ना, द टैबलेट आई एम यूजिंग हुआई, इट इज फ्रॉम द चाइनीज कंपनी. क्योंकि अमेरिकन आईपैड इज अ वेरी कॉस्टली एंड डे बाय डे उसका मतलब वो अपडेट नहीं होता है. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. द Xiaomi कंपनी इन द इंडिया, दे आर सेलिंग द लार्जेस्ट मोबाइल इन द इंडिया. They are number one mobile company. The company is Indian based. They call that we are make in India, but the company base is a Chinese. All the people are working in India. All the people Indian, but people are working. But the company मतलब हमारे लोग को वो नौकरी करवाते, काम करवाते, और जो मुनाफा है वो उनकी जेब में भरते हैं. तो मतलब पूरा चाइना पूरी तरफ से दुनिया में हावी है. तो हमें अपने आप को चौकन्ना रखना चाहिए. खास करके वो पाकिस्तान को मतलब छोटी छोटी हरकतें करने के लिए उकसाएगा. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और माननीय मोदी जी भी मतलब हमारे पूरी सिस्टम इस बात से हमें पता है, क्योंकि दिस इज अ फाइनेंशियल गेम. चाइना ने जिस हिसाब से हमें पूरी तरह से घेर लिया है, केवल हमें, पूरे वर्ल्ड को घेर लिया है. आज एक यूरोपियन कंट्रीज ऐसे है कि जहां पर वो उसकी बॉर्डर कुछ ठिकाने नहीं लगता. रशिया भी पीछे चल चुका है. तो ऑल दिस पीपल जो मतलब चाइनीज लोगों के साथ, और आप देखने जाओ तो अभी यूके में भी बहुत प्रॉब्लम है. वहां पेट्रोल नहीं है, ड्राइवर नहीं है. तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन लॉट ऑफ कंट्रीज. तो इस तरह हमें हमारी अर्थतंत्र को, हमारी मेड इन इंडिया को हमें बढ़ाए रखना है, और हमारी स्वदेशी वस्तु को भी और बढ़ाए रखना है, और राष्ट्रीय भावना को भी हमें बढ़ाए रखना है. यही मेरी एक मैसेज है इस अवसर पर. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया. थैंक यू. तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि अब आतंक पर प्रहार करने का समय आ गया है. क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर बात करें पिछले 10 दिन की, तो कहीं ना कहीं आतंकी घुसपैठिए जो भारत में घुसने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमारे जवानों ने उनकी जो साजिश थी उसे नाकाम कर दिया. लेकिन प्रश्न ये है कि जो रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को खतरा बताया गया था कि तालिबानियों ने जिस तरह अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसके बाद कहीं ना कहीं आतंक की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा मिलेगा. हम बात करें चीन की, चीन के साथ सरहदी जो विवाद है वो पिछले साल से ही गरमाया हुआ है. लेकिन 30 अगस्त की जो खबर सामने आई, जो रिपोर्ट सामने आई, वो बेहद ही चौंकाने वाली आई. यानी बचकर हमें पाकिस्तान से भी रहना है, चीन से भी रहना है, अफगानिस्तान, जबकि उस पर अब तालिबान का कब्जा है, वहां पर भी हमें कहीं ना कहीं सुरक्षा में बढ़ावा करना ही होगा.
और अर्थतंत्र की जब तक बात है, अर्थतंत्र को हमें सबसे पहले मजबूत करने के लिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। क्योंकि अगर सीख ले हम चाइना से भी, तो चाइना ने क्या किया था? चाइना ने सबसे पहले खुद को स्टेबल किया, उसके बाद वो दूसरों को आज आंख दिखा पा रहा है। अच्छी चीजें हैं, उसे सीख भी लेना चाहिए। यानी हमें ये सीख लेना चाहिए कि हम खुद को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, खुद को कैसे हम किसी और पर निर्भर ना रखें, ताकि हमारे देश के लिए भी अच्छा हो और साथ ही हमारे जो देश का आगे विकास है उसके लिए भी ये सहायक हो। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।